कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भागों का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। अब आगे। निखिल, ये क्यों फ़ोन कर रहा है? न्यूज़ देख ली होगी तो अब अर्पिता से बात करनी होगी। निखिल के सोचते सोचते फ़ोन कट जाता है। गौतम, अर्पिता फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है? फिर फ़ोन में अर्पिता की फ़ोटो को देखकर कहता है, अर्पिता बस एक बार फ़ोन उठा लो, मैं सब सही कर दूंगा। गौतम फिर से फ़ोन करता है। निखिल अपने हाथ में फ़ोन लिए सोच रहा था कि उसे क्या करना है, तभी फ़ोन बजने लगता है। अचानक से फ़ोन बजने से डर की वजह से फ़ोन निखिल के हाथ से उछलकर बेड पर गिर जाता है। निखिल, अब बस एक ही रास्ता है। वो गौतम का नंबर ब्लैक लिस्ट में डालता है और अभी की कॉल हिस्ट्री डिलीट कर देता है। फिर फ़ोन को देखकर कहता है कि अब तुझे जितना फ़ोन करना है कर बेटा, देखते हैं कैसे बात करता है अर्पिता से। अर्पिता का फ़ोन उसकी जगह रखकर वो कशिश के पास लेटकर अपना फ़ोन चलाने लगता है। तभी वॉशरूम का गेट ओपन होता है। निखिल की नज़रें ना चाहते हुए भी वही चली जाती हैं। अर्पिता उसकी वाइट शर्ट में एकदम कयामत ढा रही थी। निखिल की शर्ट उसके हिसाब से काफ़ी बड़ी थी, वो उसके घुटनों तक आ रही थी। उस पर उसके खुले गीले बाल और उसके शरीर से आती हुई खुशबू निखिल को अपनी ओर खींच रही थी। इधर जानवी अपने रूम में ड्रिंक कर रही थी। तभी उसने वो न्यूज़ देखी। गुस्से में गिलास दीवार पर दे मारा, जिससे चारों तरफ कांच ही कांच हो गया। जानवी, इस बार मेरा दाव सही नहीं था। कोई बात नहीं निखिल, इस बार बच गए, पर आगे कैसे बचोगे? कशिश को तो मैं तुमसे छीन कर ही रहूंगी। निखिल को अपनी ओर देखता पाकर अर्पिता उसे इशारे से पूछती है, क्या हुआ? निखिल अपनी गर्दन हिलाकर कुछ नहीं का इशारा करता है। निखिल, ये चाहती क्या है? निखिल, मत देख इसकी तरफ वरना तू कुछ कर बैठेगा। अर्पिता निखिल के पास आकर उससे कहती है कि वो सोफे पर सोएगा। निखिल, मैं क्यों सोफे पर लेटूं? ये मेरा बेड है, मैं तो यहीं लेटूंगा। इतना कहकर वो चादर तान कर सो जाता है। अर्पिता, कितना दुष्ट लड़का है, इसको तो कल बताऊंगी। इतना कहकर वो कशिश के बगल में आकर कशिश को कसकर गले लगाकर सो जाती है। कशिश भी उसको पकड़ लेती है। थोड़ी देर बाद निखिल उठकर अर्पिता को देखता है। अर्पिता इससे बेखबर सो रही है। निखिल सोते हुए अच्छी लगती है, वरना पूरे टाइम लड़ना होता है इसे। सुबह अर्पिता की नींद खुलती है तो वो निखिल के हाथ पे सर रखकर लेटी हुई थी और कशिश निखिल के ऊपर। जब वो कशिश और निखिल को देखती है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो कशिश के सिर को सहलाती है, लेकिन जब उसका ध्यान अपने ऊपर जाता है कि वो निखिल के कितने करीब लेटी हुई है, तो वो वॉशरूम में कपड़े चेंज करके अपने फ्लैट में अपना सामान लेने जाती है। जब वो सामान लेकर आती है तब तक निखिल भी उठ चुका था। अर्पिता, मुझे अपना सामान रखने के लिए कबर्ड में जगह चाहिए। निखिल अपना सामान एक साइड शिफ्ट करता है और कपड़े लेकर वॉशरूम में चला जाता है। अर्पिता इतनी थोड़ी सी जगह देखकर कहती है कि इसमें मेरा क्या होगा। वो निखिल का सारा सामान एक कोने में कर देती है। निखिल बाहर आता है तो अर्पिता वॉशरूम में चली जाती है। निखिल कबर्ड खोलता है तो उसका सारा सामान एक कोने में था। निखिल, अर्पिता, तुमने मेरा सारा सामान कोने में क्यों किया? मेरे सारे ब्लेजर खराब हो जाएंगे। अर्पिता, मेरे लिए जगह कम थी तो कर दिया। एक साइड का कबर्ड भी तुम्हें कम पड़ गया तो मेरा सामान भी तो तुमसे ज़्यादा है। इससे बात करना मतलब अपना सिर दीवार पर मारना। अपना सामान सही कर देता हूँ। अर्पिता मन में सोचती है, अभी तो शुरुआत है, आगे देखो क्या क्या होता है। अर्पिता बाहर आती है। आज उसने वाइट सूट रेड दुपट्टे के साथ पहना था। वो सिंदूर लगाकर कशिश को उठाने लगती है। कशिश, बच्चा उठो, सुबह हो गई। कशिश अर्पिता से चिपक कर सो जाती है।
उसके ऐसा करने से अर्पिता मुस्कुराते हुए उसका सिर सहलाने लगती है। निखिल अपनी फाइल लेते हुए बोलता है, अर्पिता कशिश को रेडी करके स्कूल भेज देना, मेरी मीटिंग है तो मैं जा रहा हूँ। अर्पिता कहती है ठीक है। निखिल के जाते ही अर्पिता निखिल की एक्टिंग करते हुए कहती है, अर्पिता कशिश को रेडी करके स्कूल भेज देना, मेरी मीटिंग है तो मैं जा रहा हूँ। उसके बाद सुनकर कशिश हंसने लगती है। बाहर खड़ा निखिल जब उसकी बातें सुनता है तो अपना सिर पीट लेता है, ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। अर्पिता कशिश को तैयार करके नीचे नाश्ता कराने लगती है। गुरप्रीत कशिश और अर्पिता को देखकर अपने भाई गुरु से प्रार्थना करती है, मेरे बच्चों पर अपनी मेहर बनाए रखना, उन्हें हमेशा साथ रखना। अर्पिता कशिश को आज स्कूल छोड़ने जाने के लिए नीचे आती है तो देखती है निखिल की कार खड़ी है। उसकी कार तो यहाँ है, ये अभी ऑफिस नहीं गया क्या? वो पास में जाकर देखती है तो उसमें रवि था। अरे रवि भैया आप, तो निखिल कहाँ है? कैसी है आप अर्पिता दीदी? मैं तो एकदम मस्त हूँ, आप बताइए। रवि कहता है, निखिल भैया का फ़ोन आया था कुछ दिन पहले कि मैं उनका पर्सनल ड्राइवर बन जाऊँ, तो बस मैं आ गया। वैसे भी ऑटो से इतना खर्चा नहीं निकल पाता। अच्छा हुआ आप आ गए हो, अब मुझे कशिश के स्कूल जाने और वापस आने की कोई टेंशन नहीं होगी। चलो कशिश बिटिया, वरना स्कूल के लिए देर हो जाएगी। आज मैं भी कशिश के साथ चलूँगी, मुझे इसके फ्रेंड्स और टीचर से मिलना है। रवि जी चलिए। अर्पिता, आज निखिल अपनी कार से नहीं गए क्या? रवि वो आज दूसरी कार से गए हैं, आज उन्होंने आपके लिए और बिटिया के लिए दूसरी कार मंगाई है, कल से वो फिर अपनी कार से जाएंगे। अर्पिता कशिश के साथ स्कूल के अंदर जाती है। आज कशिश बहुत खुश थी, उसकी माँ पहली बार उसके स्कूल में थी उसके साथ। अर्पिता कशिश के दोस्तों से मिलकर प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है। रवि निखिल के पास फ़ोन करके उसे बताता है कि अर्पिता अभी निखिल के स्कूल में है। निखिल, रवि तुम उसे घर छोड़कर ही आना और मेरी बात ध्यान रखना। निखिल के फ़ोन में कॉल आता है। निखिल, बोलो क्या खबर है? दूसरी तरफ, सर वो आज दोपहर में वापस लखनऊ आ जाएगा। निखिल, खबर पक्की है ना? जी सर, खबर पक्की है। गुड, जैसे ही वो यहाँ आए मुझे उसकी पल पल की खबर चाहिए, तुम उसके पास ही रहना। ओके बॉस। निखिल, कल जब गौतम तुम्हारा फ़ोन आया था तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि तुम वापस ज़रूर आओगे, इसीलिए मैंने रवि को फ़ोन करके अर्पिता और कशिश के लिए ड्राइवर रख लिया, क्योंकि रवि ही एक ऐसा है जिस पे मैं भरोसा कर सकता हूँ। अर्पिता प्रिंसिपल ऑफिस में जाती है। प्रिंसिपल, बैठिए मिसेज राठी। प्रिंसिपल के मुंह से मिसेज राठी सुनकर अर्पिता का मुंह बन जाता है, लेकिन अपने को तुरंत नॉर्मल करके वो प्रिंसिपल से कशिश के बारे में बातें करके बाहर आ जाती हैं। रवि, अर्पिता दीदी अब आप घर चलेगी या कहीं और? रवि, अब घर चलो, मम्मी जी अकेले हैं घर पर। अर्पिता को घर छोड़कर रवि निखिल के पास जाता है। रवि निखिल के केबिन में जाता है। रवि को देखते ही निखिल उसको गले से लगा लेता है। रवि, कैसे है भैया आप? मैं अच्छा हूँ। क्या हुआ भैया, आपने अचानक ऑफिस में क्यों बुलाया? बैठो और तुम मेरी बात ध्यान से सुनना। हाँ बताइए। निखिल गौतम की फ़ोटो दिखाकर उससे कहता है, निखिल कि इस लड़के को कहीं भी बाहर अर्पिता से मत मिलने देना। वैसे तो मेरे बॉडीगार्ड रहेंगे, पर तुम भी ध्यान रखना। जी भैया। रवि, तुम अब से घर में ही रहोगे, अर्पिता को कहीं भी जाना होगा तो तुम ले जाना। जी भैया।
निखिल से बात करके रवि घर के लिए निकल जाता है। उसके जाते ही निखिल अर्पिता के पास कॉल करके रवि के लिए कमरा तैयार करने को बोलता है। गुरप्रीत, अर्पिता बेटा क्या कहा प्रिंसिपल ने? प्रिंसिपल से जो भी बातें होती है अर्पिता गुरप्रीत को सारी बातें बताती हैं। अर्पिता, आज कशिश बहुत खुश थी। आज उसने मुझे सबसे मिलवाया। उसके क्लास टीचर भी उसकी तारीफ कर रही थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मम्मी जी, आपने नाश्ता किया? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब तुम आ गई हो तो चलो नाश्ता करते हैं। मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। आज आपने इंतजार किया है, पर आगे से मत करिएगा। आप टाइम से नाश्ता करेगी? ठीक है मेरी माँ, अब नाश्ता करें। अर्पिता, चलिए जल्दी से। नाश्ता करके अर्पिता सारा काम समेटने लगती है। अर्पिता बेटा, मेड रख लो, अभी तुम्हें ऑफिस भी जाना होगा, तब तुम्हें दिक्कत होगी। मेरी बात हो गई है मम्मी जी, वो कल से आ जाया करेगी। गुरप्रीत, चलो ये अच्छा हुआ। रवि दोपहर में घर आता है। अर्पिता उसे लंच देती है और रूम दिखाकर आराम करने को बोलती है। गौतम एयरपोर्ट से निकलकर अपने होटल में जाता है। गौतम, लंच करके थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर अर्पिता से मिलूँगा। शाम को निखिल जल्दी घर आ जाता है। सभी लोग हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। गुरप्रीत, आज मैं तुम सबके लिए पकोड़े बनाऊंगी। गुरप्रीत की बातें सुनकर अर्पिता के चेहरे पर एक सातिर मुस्कुराहट आ जाती है और वो तुरंत बोलती है, मम्मी जी आप रहने दीजिए, मैं बना देती हूँ। आज आप अपनी बहू के हाथ से बने पकोड़े खाइए। गुरप्रीत, ठीक है, देखते हैं मेरी बहू कैसे बनाती है पकोड़े। अर्पिता आधे पकोड़े बनाती है, फिर आधे बचे बैटर में लाल मिर्च पाउडर मिलाकर उनके पकोड़े बनाती है। अर्पिता, आज मज़ा आएगा। अर्पिता सभी के लिए प्लेट में पकोड़े निकालकर ले जाती है और सबको एक एक प्लेट दे देती है और अपनी जगह पे बैठकर निखिल को देखने लगती है। अर्पिता, मुझे केचप चाहिए, प्लीज़ ले आओ। अर्पिता मुंह बनाती हुई केचप लाकर उसे देती है और उसके पकोड़े खाने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही निखिल एक पकोड़ा मुंह में रखता तो अर्पिता की आंखें बंद हो जाती, लेकिन जब वो कोई भी आवाज़ नहीं सुनती तो आंखें खोलकर देखती है तो निखिल बड़े मज़े से पकोड़े खा रहा था। उसको ऐसे खाते देखकर अर्पिता का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अर्पिता बेटा, आप खा क्यों नहीं रहे हो? खा रही हूँ मम्मी जी। अर्पिता जैसे ही पकोड़ा खाती है उसके मुंह से चीख निकल जाती है। सब उसके ऐसा चिल्लाने से डर जाते हैं। क्या हुआ बेटा? पानी पानी पानी। निखिल जल्दी से अर्पिता को पानी देता है और कशिश उसके लिए चॉकलेट लाती है। चॉकलेट खाकर अर्पिता को थोड़ी राहत मिलती है। मुंह में मिर्ची आ गई थी, कड़वा लग गया। गुरप्रीत, ध्यान से खाओ बेटा। अर्पिता अपनी प्लेट लेकर किचन में चली जाती है। अर्पिता, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सबको सही प्लेट ही दी थी, फिर वो बदल कैसे गई? निखिल कहता है, मैं बताता हूँ। अर्पिता को किचन में आता देख निखिल भी उसके पीछे पीछे आता है और वो अर्पिता की बातें सुन लेता है। निखिल वो पकोड़ों की प्लेट लेकर कहता है, ये प्लेट मेरी है, जिसे मैंने तुम्हारी प्लेट से बदल दिया था, क्योंकि तुम्हारी प्लेट में कम पकोड़े थे और मुझे ज़्यादा पकोड़े पसंद नहीं है। तुम्हें मुझे परेशान करना था, पर परेशान तुम ही हो गई। इतना कहकर निखिल वहाँ से आकर बाहर सबके साथ बैठ जाता है। निखिल, मुझे इससे बचकर रहना होगा, वरना ये मेरा बैंड बजा देगी। जो भी हो, मज़ा आया। आज इसकी शक्ल देखने वाली थी। अर्पिता भी सबके साथ आकर बैठ जाती है। निखिल, आप सभी लोग कल सुबह जल्दी तैयार रहना, आप सबके लिए एक सरप्राइज़ है।
अर्पिता तुरंत बोलती है, क्या सरप्राइज है, बताओ ना, वरना मुझे नींद नहीं आएगी। मैंने बोला है सरप्राइज है, शायद तुमने सुना नहीं। निखिल की बात सुनकर अर्पिता का मुंह बन जाता है और बाकी सब उनकी नोकझोंक देखकर मुस्कुरा रहे थे। निखिल एकदम झल्ली लड़की है। गुरप्रीत निखिल के बचपन का एल्बम लाकर अर्पिता को दिखाने लगती है। अर्पिता, मम्मी जी ये फोटो देखिए। अर्पिता के मुंह से फोटो सुनकर निखिल को कुछ याद आता है। इस टाइम उसके चेहरे में कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। कोई भी नहीं जान सकता कि वो क्या सोच रहा है। गुरप्रीत, ये फोटो तब की है जब निखिल 4 साल का था और पहली बार स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ था। तभी इतना रो रहे थे। अर्पिता, मुझे तुमसे बात करनी है। निखिल कहता है, अर्पिता बाद में, अभी मैं एल्बम देख रही हूँ। निखिल, अर्पिता अभी बात करनी है। इतना बोलकर निखिल अपने रूम में चला जाता है। अर्पिता, कितना एटीट्यूड है इस बंदे में। गुरप्रीत, जा बेटा, उसे कुछ जरूरी बात करनी होगी, एल्बम बाद में देख लेंगे। अर्पिता रूम में जाती है तो निखिल रूम में कहीं नहीं नजर आता। फिर वो बालकनी में जाती है, वहाँ खड़ा निखिल स्मोकिंग कर रहा था। अर्पिता, तुम जानते हो ना स्मोकिंग हार्मफुल है, तुम्हें उससे क्या? स्मोकिंग से तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास वालों को भी नुकसान होता है। निखिल कुछ भी नहीं बोलता। अर्पिता, कशिश के बारे में सोचा है? जब उसको पता चलेगा कि उसके पापा स्मोकिंग करते हैं तो? अर्पिता की बात सुनकर निखिल उसकी तरफ पलटता है और कहता है कि कशिश को बीच में मत लाओ। निखिल, जब तुम उस दिन गौतम से मिलने गई थी तो वो किस फोटो की बात कर रहा था? निखिल की बात सुनकर अर्पिता एकदम शांत हो गई थी। निखिल, अर्पिता मैंने तुमसे कुछ पूछा, मेरे सवाल का जवाब दो। अर्पिता अंदर रूम में जाती है। उसको जाता देखकर निखिल अपना हाथ वही रेलिंग पे दे मारता है। ये सीधे सीधे कुछ नहीं बताती। तभी अर्पिता बाहर आती है और निखिल के हाथ में एक एनवेलप पकड़ाती है। निखिल अर्पिता को देखे जा रहा था। मुझे देखने से तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, उसके लिए इस एनवेलप को खोलना पड़ेगा। अर्पिता की बात सुनकर निखिल होश में आता है और उस एनवेलप को खोलकर देखता है। उन फोटो को देखकर उसको एक झटका लगता है। निखिल, ये सारी फोटो गलत टाइम पर ली गई हैं, जिससे ये लगे कि हमारे बीच कुछ। निखिल इससे आगे कुछ नहीं बोलता क्योंकि अर्पिता उसे देख रही थी। ये सब पता नहीं किसने किया। निखिल, इसका तो पता लगाना पड़ेगा। तुम ये बताओ कब की फोटो है ये? अर्पिता, जिस दिन तुम्हें पहला ऑर्डर मिला था और तुम मेरे फ्लैट पर आए थे तब गौतम इन्हीं फोटो को लेकर आया था। निखिल, उसको ये फोटो कहाँ से मिली, उसने कुछ बताया? वो बता रहा था कि कोई बच्चा पियून को ये फोटो देकर गया था और उस पियून को, मुझे लगता है जिसने उस दिन पार्टी में वो सब किया उसी ने ये फोटो भी भेजी है। पता नहीं, पर मेरी तो लाइफ खराब हो गई। हाँ, मुझसे शादी करके तुम्हारी लाइफ खराब हो गई ना। अर्पिता, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने होशियार हो। निखिल, तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही? अर्पिता, शुरू किसने किया था? तुमसे बात करना ही बेकार है, मैं तो मरी जा रही हूँ ना तुमसे बात करने के लिए। निखिल, मुझे पता है, बताने की जरूरत नहीं है। निखिल की गर्दन पकड़कर कहती है, मेरा बस चले तो तुम्हारी गर्दन दबा दूं। इस समय अर्पिता निखिल के एकदम पास थी, इस बात का उसे कोई एहसास नहीं था। निखिल अर्पिता को कमर से पकड़कर कहता है, अगर तुम मेरी गर्दन दबा दोगी तो कशिश का क्या होगा? अर्पिता, उसी के लिए तुम्हें झेल रही हूँ, वरना तुम्हें तो यहीं बालकनी से नीचे फेंक दूँ। मुझे मारना इतना आसान नहीं है मिसेज अर्पिता निखिल राठी। निखिल के मुंह से मिसेज अर्पिता निखिल राठी सुनकर अर्पिता को एकदम अलग एहसास होता है। अर्पिता को खोया हुआ देखकर निखिल उसके कान के पास आकर कहता है, मेरे बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है, वरना कहीं मुझसे प्यार ना हो जाए। इतना बोलकर निखिल वहां से चला जाता है।
अर्पिता, प्यार और तुमसे कभी नहीं। अर्पिता गुरप्रीत के साथ फिर से एल्बम देखने लगती है। पीछे खड़ा निखिल अर्पिता को यूं हंसता मुस्कुराता हुआ देखता है तो उसके चेहरे पे अपने आप मुस्कुराहट आ जाती है। गुरप्रीत, निखिल बेटा वहाँ खड़ा क्यों है, हमारे साथ यहाँ बैठ आकर। निखिल, नहीं माँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं तो अपना फ़ोन लेने आया था। वो अपना फ़ोन लेकर अपने रूम में जाता है। अकड़ू, सुन लिया है मैंने, तो मैं क्या करूं? वैसे भी आप मुझे डिस्टर्ब मत करो। निखिल, कह तो ऐसे रही है जैसे कोई बहुत बड़ा काम कर रही है। निखिल अपने रूम में जाता है, तभी उसके पास उसके लॉयर का फ़ोन आता है। निखिल, बोलिए मिस्टर खन्ना। सर, मेरे पास कोर्ट का नोटिस आया है। 2 दिन बाद अडॉप्शन केस की हेयरिंग है। क्या 2 दिन बाद? विमल खन्ना, सर हमें कुछ सॉलिड प्रूफ देना होगा जानवी के खिलाफ। निखिल, पर हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। विमल खन्ना, सर आपने बताया था एक बार जानवी ने कशिश को मारने की कोशिश की थी, उसका कोई प्रूफ है आपके पास? निखिल, नहीं है मिस्टर विमल खन्ना। सर, जानवी ने ये केस फाइल किया है क्योंकि उनका कहना है कि निखिल को एक माँ की ज़रूरत है। हाँ मिस्टर मुखर्जी, ये तो मुझे बात पता है। सर, कशिश बिटिया के पास अब तो माँ है ना। ये तो आपने सही कहा मिस्टर विमल खन्ना। मिस्टर खन्ना, सर आप अर्पिता जी से बात करके उन्हें सब समझा दीजिए कि क्या कहना है कोर्ट में। शाम को डिनर करने के बाद निखिल कशिश को सुलाने की कोशिश कर रहा था, पर कशिश सो ही नहीं रही थी। अर्पिता ये सब देखकर मन में सोचती है कि ये पहले कैसे कशिश को संभाल लेता था। अर्पिता, कशिश बेटा मम्मा के पास आओ। कशिश अर्पिता के पास जाकर चिपक जाती है। अर्पिता कशिश के सर को सहलाती हुए कहती है, कशिश बच्चा, आज आपको आपकी मम्मा सुलाएगी। अर्पिता बेड पर बैठकर कशिश को गोदी में लेकर अपने से बिल्कुल चिपका लेती है और धीरे धीरे थपकी देने लगती है। निखिल अर्पिता और कशिश को देखकर सोचता है उसकी बच्ची कितनी लक्की है कि उसकी लाइफ में अर्पिता जैसी माँ है। कशिश माँ का प्यार भरा स्पर्श पाकर तुरंत सो जाती है। अर्पिता उसे बेड पर लिटाकर उसके सिर को सहलाने लगती है। अर्पिता, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात बतानी थी। क्या बात बतानी है? बताओ, मैं सुन रही हूँ। कशिश सो रही है, बाहर चलकर बात करें। निखिल को सीरियस देखकर अर्पिता कुछ नहीं बोलती। वो कशिश के दोनों साइड पिलो लगाकर निखिल के पीछे पीछे बालकनी में आ जाती है। बोलो, क्या कहना है? तुम्हें पता है जानवी ने कशिश की कस्टडी के लिए केस फाइल किया है? हाँ, मुझे पता है। 2 दिन बाद केस की हेयरिंग है। क्या 2 दिन बाद? हम 2 दिन में कुछ कर पाएंगे? निखिल, जानवी ने केस इसलिए फाइल किया था कि कशिश को एक माँ की ज़रूरत है। कशिश की माँ मैं हूँ। बस तुम्हें कोर्ट में भी यही कहना है। अच्छा, मुझे सब समझ में आ गया है। बताएगी ज़रा, हम भी सुने क्या समझ में आया है आपको। जानवी ने कशिश की कस्टडी का केस फाइल किया है क्योंकि उसके हिसाब से उसे माँ की ज़रूरत है, लेकिन अब तो कशिश के पास माँ है, वो भी मेरे जैसी एकदम मस्त। चलो, तुम्हें समझ में आ गया। मुझे कशिश के बारे में सब जानना है। क्या जानना है? सब कुछ। वो बोल क्यों नहीं सकती? निखिल, कशिश की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे सारी बात जाननी है। सारी बात बताऊंगा, पर बैठकर बात करते हैं। मेरी और जानवी की लव मैरिज हुई थी। निखिल इससे आगे कुछ बोल पाता, अर्पिता पहले ही बोल पड़ती है। आपकी और उस मेकअप की दुकान की लव मैरिज? आपकी पसंद कितनी बेकार है। अर्पिता की बात सुनकर निखिल उसे घूरने लगता है। मुझे तुम्हें कुछ बताना ही नहीं है, इतना कहकर वो उठकर जाने लगता है। अर्पिता जल्दी से उसका हाथ पकड़कर कहती है, अच्छा, अब कुछ भी नहीं बोलूँगी। तुम बिना बोले रह ही नहीं सकती। सच्ची में कुछ नहीं बोलूँगी। निखिल अपनी जगह पर बैठ जाता है। अर्पिता को बताते हुए वो पुरानी यादों में खो जाता है। फ्लैशबैक 9 साल पहले।
जानवी तेजी से सड़क पर चली जा रही थी। वो अपनी घड़ी में टाइम देखती है तो रात के 11 बजे थे। तभी उसका फ़ोन बजता है। माँ, बस आ रही हूँ 15 मिनट में। जानवी की माँ, जानवी बेटा, पहले मेरी बात तो सुन। बोलो। पीछे वाली गली से मत आना, वो बहुत सुनसान रहती है। रात में वहाँ बहुत लफंगे रहते हैं। अपनी माँ की बात सुनकर उसको ध्यान आता है, वो तो पिछले वाली गली में ही जा रही है। अगर माँ को पता चल गया मैं इस गली में हूँ तो वो मेरा बैंड बजा देगी। ठीक है माँ, मैं घर आकर बात करती हूँ। अब उसे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। शायद इसी वजह से उसके कदमों की गति भी बढ़ जाती है। तभी उसके पैर आपस में उलझ जाते हैं और वो गिरने लगती है, जिससे उसकी आंखें बंद हो जाती है। उसी समय कोई जल्दी से आकर उसे कमर से थाम लेता है। जब उसे लगता है वो गिरी ही नहीं तो अपनी आंखें खोलकर देखती है तो खुद को किसी लड़के की बाहों में पाकर अपनी माँ को की बातों को याद करके वो और भी ज़्यादा डर जाती है। वो तुरंत उस लड़के को धक्का देती है और वहाँ से भाग जाती है। अजीब लड़की है, एक तो इसकी जान बचाई, ये नहीं कि थैंक यू बोले, पर ये लड़की ऊपर से ये मुझे धक्का देकर चली गई। तभी एक लड़का उस निखिल के पास आकर कहता है, क्या हुआ निखिल बाबू, तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गली क्या? निखिल, विकास बाबू तुम तो चुप रहो, वरना मामी से बोलकर तुम्हारी गली गलाई दाल को जलवा देंगे। क्या भाई, आप तो सीरियस हो गए, मैं तो मजाक कर रहा था। निखिल अपने कंधे से विकास का हाथ हटाता है और तेजी से भागते हुए कहता है, पर मैं मजाक नहीं कर रहा। विकास उसके पीछे भागता है। भाई, आप ऐसा नहीं करोगे। डोरबेल बजती है तो तुरंत गेट खुल जाता है। जानवी की मम्मी कुछ बोले उससे पहले उसके पापा बोलते हैं कि सुमी, तुम कुछ नहीं बोलोगी, देखो मेरा बच्चा कितना थक गया है। फिर जानवी की तरफ देखते हुए कहता है कि जाओ बच्चे, आप फ्रेश हो जाओ, फिर डिनर कर लेना। पापा, यू आर द बेस्ट। निखिल और विकास दोनों भागते हुए घर पहुंचते हैं। विकास भाई, आपने आज थका दिया। नीलिमा, कहाँ से आ रहे हो दोनों? गुरप्रीत, अरे दीदी, दोनों टहलने गए थे, वैसे भी दोनों को वक्त साथ में बिता लेने दीजिए, क्योंकि परसों तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, एक दुबई तो दूजा दिल्ली। विकास गुरप्रीत की साइड को हक करते हुए कहता है, बुआ बस आप ही अपने बच्चे को समझती हो। उसकी बात सुनकर निखिल उनके सिर पे चपत लगाता है। मामी, ये पूरा ड्रामेबाज है, क्या कर सकते हैं, अब तो ये सुधरने से रहा। 2 दिन बाद निखिल दिल्ली और विकास दुबई के लिए निकल जाती है। दिल्ली। निखिल का आज कॉलेज में पहला दिन है। वो काफ़ी खुश है क्योंकि ये उसके सपने की तरफ उसका पहला कदम है। निखिल क्लास में जाता है। वो टीचर उसको इंट्रो सबको देते हैं। तभी निखिल की नज़र वहाँ सामने बैठी जानवी पर जाती है। उसको देखकर निखिल एक स्माइल देता है। जानवी, ये कहीं मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है? टीचर, निखिल आप अपनी सीट ले सकती हैं। निखिल चारों तरफ नज़र घुमाता है, फिर जानवी के बगल में जाकर बैठ जाता है। जानवी, तुम मेरा पीछा कर रहे हो, तभी अमृतसर से दिल्ली आ गए। निखिल जानवी की नकल करता हुआ बोलता है, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? इसकी बात सुनकर जानवी उसे घूरने लगती है। निखिल, लुक, आप जो भी हो, मुझे कोई शौक नहीं है किसी का पीछा करने का, खास तौर पर तुम्हारा तो बिल्कुल नहीं। निखिल की बात सुनकर जानवी का मुंह बन जाता है। जानवी, बड़ा आया पीछा नहीं कर रहा था, सुंदर लड़की देखी तो बस पीछे पड़ जाओ। सुंदर लड़की और तुम, इतना कहकर वो हंसने लगता है। उसके हंसने की आवाज़ सुनकर सारे लोग उसे देखने लगते हैं। टीचर, बिहेव योर सेल्फ, आप क्लास में हो। सॉरी सर। अब हंसने की बारी जानवी की थी। क्यों मिस्टर, मज़ा आया? और उड़ाओ मेरा मजाक, यही होगा। क्लास खत्म होते ही सभी लोग बाहर जाने लगते हैं। तभी एक लड़की निखिल के सामने आती है। निखिल, आप हटेगी मेरे सामने से? लड़की निखिल के करीब आकर कहती है, हटने के लिए थोड़ा ही ना आई हूँ। जानवी, शीना स्टॉप इट, जब देखो तब शुरू हो जाती हो। शीना, तुम क्यों बीच में आ रही हो? मैं चाहे जो करूं। जानवी अपने मन में सोचती है, वैसे मज़ा आएगा जब इसकी थोड़ी बैंड बजेगी। चलो आज देखते हैं तुम क्या करती हो।
जानवी की बात सुनकर सीना निखिल के पास जाने लगती है। निखिल, मेरे पास मत आना वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। सीना, तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो। मेरे पापा यहाँ ट्रस्टी है। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।